हेलो दोस्तों, मैं तुषार दीक्षित, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक स्पेशल मैकेनिज्म, दैट इज एसएनआई। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है बेटा, एसएनआई। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इंट्रामोलिकुलर जनरेट होगा, मतलब जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, उस रिएक्शन के प्रोसीड करने के बाद न्यूक्लियोफाइल उस मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल जनरेट होने वाला है। आप इनिशियल रिएक्शन में आप न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस नहीं देखोगे। जैसे अगर हम लोग किसी एल्कोहल को, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एल्कोहल है बेटा, दैट इज CH3 C CH3 CH और ये रहा आपके पास OH, दैट इज एल्कोहल, 2 डिग्री का एल्कोहल। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, आपको ये पता है कि यहां से रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है सर CH3 CH CH3 और ये Cl जाकर के OH को रिप्लेस कर देगा तो बन जाएगा Cl, साथ में मिलती है SO2 गैस और आपको मिलता है HCl गैस। HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहां पर एक वीक बेस ले लेते हैं, दैट इज पिरिडीन। इस पिरिडीन की प्रेजेंस में ये HCl न्यूट्रलाइज होने लगता है, जिससे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम हमेशा कहां शिफ्ट होगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात हुई, लेकिन इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा कौन क्या, दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जन्स प्रोसेस। एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है और इसका नाम क्या है, डार्जन्स प्रोसेस। लेकिन सर बात यह है कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है बेटा एसएनआई। क्या है, एसएनआई। जैसे अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये रहा आपके पास एक कंपाउंड एल्कोहल, अगर हम जनरलाइज कर दें तो ये रहा आपके पास कार्बन, ठीक है, इसके साथ एक ग्रुप लगा है यहाँ R1, यहां पर आपके पास लगा है R2, यहां लगा है सर आपके पास R3। R1 R2 R3 कैन बी हाइड्रोजन आल्सो, या फिर कोई अलग अलग एल्काइल या फिर एलाइल ग्रुप हो सकते हैं ना। और साथ में यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, OH, और ये रहा आपके पास SOCl2, दैट इज सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक क्लोरीन है यहां और एक क्लोरीन है यहां। जरा इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या है बेटा, यहां सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यहां सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक वैसे ही सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सल्फर कैसा है, सल्फर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। और हमको दिख रहा है सर कि यहाँ ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कम है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर को देगा और ड्यू टू इंटरनल रिपल्सन क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां से चला जाएगा। सही है, क्या बना जरा देखो ध्यान से, ये कार्बन इधर वाला मॉलिक्यूल तो एज इट इज है, तेरा कार्बन, यहां पर है सर ग्रुप R2, यहां है R1, यहां है R3, हाँ। ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अभी भी कनेक्टेड है, ये रहा ऑक्सीजन, इसके साथ है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे आया है सर प्लस, और ये बॉन्ड बन गया किसके साथ, सल्फर के साथ। ये रहा सर सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अभी भी एज इट इज पड़ा है और एक क्लोरीन एज इट इज है, और एक Cl इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है, तो ये रहा सर आपके पास Cl माइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब जरा फिर से देखो बेटा, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस प्लस को खत्म करने का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां से H प्लस और ये Cl माइनस क्या बन के निकल जाएगा, HCl। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ऑक्सीजन या ओजोनियम आयन बना है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब ऑक्सीजन का कटायन बना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर जो ऑक्सीजन है इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसको पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है। हाइड्रोजन से खत्म तो हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड है जहां पर इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे ये वाले जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होंगे, और जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर से क्लोरीन निकला, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। माइनस चार्ज मतलब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ये Cl न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, तो यही Cl माइनस आएगा और इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्लियर है, तो यहां से क्या बनेगा सर, ये रहा R1 ग्रुप, ये रहा C, ये रहा R2 ग्रुप, ये रहा R3, और यहां पर कौन कनेक्ट हो गया, क्लोरीन। क्लियर है, और इस ऑक्सीजन ने यहां बना लिया डबल बॉन्ड, तो सल्फर डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, क्या बन गया, SO2 गैस। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। यही है इस केमिकल रिएक्शन की
केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म। जरा इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए। कितने स्टेप की मैकेनिज्म है सर? ये रहा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? फर्स्ट स्टेप में सल्फर की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म की गई है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया है। तो कितने स्टेप की मैकेनिज्म है सर? 2 स्टेप की। सेकेंड स्टेप में तो प्लस माइनस चार्ज क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस माइनस चार्ज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होगा। तो हम यहीं से ही रिएक्शन का रेट निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं सर कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of this reagent, that is R1, R2, R3, COH। ये हो गया आपके पास पहला सबस्ट्रेट और साथ में अटैकिंग रिएजेंट दैट इज SOCl2। तो कुल मिलाकर के इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1। ऑर्डर कितना है सर? इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कितना ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर। कितने स्टेप का? 2 स्टेप का। और एक जरा बात ध्यान देखिएगा बेटा, ये जो SOCl मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है यहाँ पर, SOCl, इसका जो बल्कीनेस है कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको लग रहा होगा सर कि ये जो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से क्या करेगा? अटैक करेगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस Cl माइनस कैन अटैक फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन। SN2 जैसा नहीं है। और एक बात और, आपको लग रहा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो कार्बन पे आएगा प्लस। तो याद रखना बेटा, यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता है। कई जगह बुक में दिया है कि कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि SN1 की तरह कार्बोकैटायन नहीं बना है और SN2 की तरह बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक नहीं है। और हुआ क्या बेटा? रिटेंशन की इन्वर्जन। अगर मॉलिक्यूल बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करता तो इन्वर्जन होता। किस डायरेक्शन से अटैक हुआ है? फॉरवर्ड डायरेक्शन से। तो होगा क्या सर? यहाँ होगा सर रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होगा? रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपके पास जिस केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, लेकिन आपने इनिशियल रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं कराया था। रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड की है, विद इन द मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्सी या फिर न्यूक्लियोफाइल बना। इसी ने क्या किया है? आपके इस लीविंग ग्रुप को हटा दिया है। जरा देखो ध्यान से, कौन सा बना था यहाँ न्यूक्लियोफाइल? Cl माइनस। लीविंग ग्रुप कौन है? OH। इस OH को Cl ने हटा दिया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्योंकि इंटरनल रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आप pyridine की प्रेजेंस लेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? डार्जेंस प्रोसेस। अभी आपको यूज बताया ही है कि pyridine का काम क्या है? इट इज अ वीक बेस। ये वीक बेस है जो Cl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अमाउंट इसका बढ़ने लगेगा। क्लियर है? इस रिएक्शन का ऑर्डर, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कितने स्टेप की मैकेनिज्म है? 2 स्टेप की मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल वीक चाहिए कि स्ट्रॉन्ग? दिख रहा है कि एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, और एनायनिक न्यूक्लियोफाइल किसमें बोल जाते हैं बेटा? एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर भी कौन फेवर करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और यही रिएक्शन की मैकेनिज्म, इसी को हम क्या बोलेंगे? SNI मैकेनिज्म। आया आपको यहां समझ में? 3 मैकेनिज्म हो चुकी है बेटा, SN1, SN2 और SNI। एक मैकेनिज्म हम लोग अभी और देखने वाले हैं, दैट इज SNNGP। ये बताओ पहले, यहां तक आपको कोई दिक्कत आया समझ में? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? हेलो दोस्तों, तो एक और हम लोग देखने वाले हैं बेटा SN1 के मैकेनिज्म, दैट इज SNMGP। NGP का मतलब क्या है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नाम से ही पता लग रहा है, जैसे इससे पहले था कि इंट्रामोलिकुलर, मतलब जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल था वो विद इन द मॉलिक्यूल जनरेट होता है। यहां पर क्या कर रहा है कि जो नेबरिंग ग्रुप होगा वहां से न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसका पार्टिसिपेशन होगा, जिससे क्या होने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक मैकेनिज्म एग्जांपल लेकर के समझते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक साइक्लोहेक्साइलिक चेन है, ये रहा, ठीक है। यहां पर एक ग्रुप मान लेते हैं और ग्रुप मानते हैं, यहां समझाने में होगी थोड़ी सी आसानी। यहां चलिए मानते हैं आपके पास फॉर एग्जांपल एक लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, यहां पर भी कोई ग्रुप मान लीजिए फॉर एग्जांपल H, ठीक है। यहां पर एक कोई ग्रुप है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने यहां लगाया है OCH3, ठीक है, और यहां पर आपने लगा दिया है H। ये रहा आपके पास एक कंपाउंड, ठीक है। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें और इसको आपने एक्वा सॉल्यूशन में रख दिया है या वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपने क्योंकि वाटर की प्रेजेंस रखी है, तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराना चाहते हो तो वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 को। SN1 होने के लिए जरूरी क्या है बेटा कि अगर आप यहां SN1 से प्रोडक्ट बनाते हैं, जरा समझिएगा, SN1 से प्रोडक्ट बनता क्या है कि सबसे पहले यहां से जाएगा क्लोरीन और यहां पे आएगा प्लस, ठीक है, तो बनेगा एक कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। मैं जरा इधर बना लेता हूं। अगर आप SN1 से प्रोडक्ट बनाते तो आपके पास बनता कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास कंपाउंड बनता है। ये ग्रुप एज इट इज पड़ा होता OCH3, यहां पर H,
और यहां चला जाता बेटा ग्रुप, तो बनता आपके पास ये बनता कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है सर ये? इट इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 3 डिग्री भी नहीं है, कितने डिग्री का? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। क्लियर है? अगर हम SN1 से कराते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, वाटर आपके पास पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, रिएक्शन की मैकेनिज्म को फेवर भी करता है, रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। आप जरा जरा इसको ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस कार्बोकेटाइन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इस कार्बोकेटाइन की बात करें या इसके साथ साथ हम करें क्या बेटा कि ये जो क्लोरीन आपके पास यहां दिख रहा है, ये जो क्लोरीन दिख रहा है, क्या कर सकते हैं बेटा? जैसे इस क्लोरीन को हटाना है, डायरेक्ट वाटर का अटैक ना कराएं। इस ऑक्सीजन को जरा ध्यान देखो, क्या इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहे हैं? ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां से दे दे और ये क्लोरीन यहां से चला जाए, तब क्या बनेगा? तब सर बनेगा आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह से। ये रही आपके पास चेन, ठीक है, इस ऑक्सीजन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका इसके बीच में बना है बॉन्ड। ये रहा सर ऑक्सीजन, यहां लगा है CH3 और इसके साथ बन गया बॉन्ड और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो बना है प्लस। सही है? और यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट है, जो भी नहीं आप दिखाइए, दिखाना चाहते तो दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे आया माइनस, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए थे तो आया था प्लस, लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस माइनस हो गया, खत्म। यहां पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये रहा हाइड्रोजन। क्लियर है? आपके पास यहां पर ऑक्सीजन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, सही है, और ये वाले जो ग्रुप हैं, मतलब यहां पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिखा लेते हैं। ठीक है, तो दो केस है, अगर हम SN1 कराते तो SN1 के साथ आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है कार्बोकेटाइन, और अगर हम दूसरी मैकेनिज्म यूज करते, इसका नाम भी बात कर रहे हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन पे आया है प्लस। बात सर ये है कि दोनों में स्टेबल कौन है, क्योंकि जो स्टेबल होगा रिएक्शन उसी को फॉलो करेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तुमको लग तो रहा है कि स्टेबल नहीं है, लेकिन ये रियलिटी में जो पॉजिटिव चार्ज है ये लोकलाइज्ड नहीं है, इट इज अ डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा है बेटा? डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। एक बार ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करके आएगा तो प्लस यहां आएगा, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस यहां पर आएगा। और आपको पता है कि जब कभी भी इस पॉजिटिव चार्ज को बियर करने वाले ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसी वजह से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, वो वाला पॉजिटिव चार्ज या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां जब कभी भी तुमको मॉलिक्यूल पे डायरेक्ट कार्बन पे प्लस दिखे, ऐसे कार्बोकेटाइन को बेटा हम लोग बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? क्लासिकल कार्बोकेटाइन, क्योंकि डायरेक्टली आपको कार्बन पे प्लस दिख रहा है, लोकलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी आपको डायरेक्टली कार्बन पे प्लस ना दिखे, डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो, तो उनको बोलते हैं नॉन क्लासिकल। क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इस डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी रखते हैं। तो SN1 नहीं होगी, भले ही वाटर आपको दिख रहा है, यहां पर एक नया मैकेनिज्म फॉलो होगा जिसका नाम क्या है बेटा? SN-NGP। NGP का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इस लीविंग ग्रुप के बगल वाले ग्रुप ने एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया है, और इसके पार्टिसिपेशन की वजह से होने वाला है क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस प्लस चार्ज को खत्म करना है तो तरीके दो है बेटा। अगर ये वाले बॉन्ड यहां जाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा प्लस, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा कौन सा? ये रही साइक्लोहेक्साइलिक चेन। ध्यान से देखिएगा, ये रहा साइक्लोहेक्साइलिक चेन। इस ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहां पर हो गया सर OCH3, यहां तो H लगा हुआ ही है, H था ऊपर, और आपको पता है कि H2O पहले OH2 प्लस बनेगा और बाद में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा OH दिखा रहे हैं, ये बनेगा एक प्रोडक्ट। दूसरा तरीका क्या है कि ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करा दीजिए तो ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो बन जाएगा एक दूसरा प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से। दो केसेस हो सकते हैं ना। तो इस बार क्या होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है तो OCH3 चला जाएगा इधर, ये चला गया सर OCH3, यहां आ गया है H, और ये OH आकर के इसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा सर OH H, और यहां लगा देते हैं OH। अब जरा इन दोनों मॉलिक्यूल को देखो, ये मॉलिक्यूल आपको कैसे दिख रहे हैं? ठीक है, कैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है? अच्छा, इनको देखिएगा, ये वाला OH जब अटैक करेगा तो ये साइक्लिक चेन ऊपर से स्टेरिक इंडेंट ज्यादा है, तो OH की ज्यादा कंडीशन है नीचे अटैक करने की, तो H को लगा दीजिए यहां, OH को लगाइए यहां,
ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब जरा उन दोनों मॉलिक्यूल को देखिए, अगर हम बीच में एक मिरर लगा दे तो क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं? ठीक है, और जब कभी भी दो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज दिखते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? दे आर इनैंसियोमर्स। ये क्या है बेटा? इनैंसियोमर्स। और अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा तो क्या मिलने वाला है आपको? रेसिमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो कुछ इस तरह से आप एक नए मैकेनिज्म की बात करते हो जिसका नाम क्या है? SN-NGP। लेकिन एनजीपी होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि आपके लीविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन से बगल वाले ग्रुप के पास भी एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास जनरली क्या प्रेजेंस हो? लोन पेयर। क्या प्रेजेंट हो बेटा? लोन पेयर। तो आपके पास नेबरिंग ग्रुप इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जिससे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और इस रिएक्शन को हम क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आया आपको समझ में कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। आया समझ में कोई दिक्कत ना? ठीक है, तो इसको जरा नोट करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।